नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है रीतिकाल। क्या पढ़ रहे हैं? रीतिकाल को आज हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से। और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत, जो शुक्ल ने भी यही माना है और नागरिक प्रचारणी सभा ने भी यही माना है। तो ये इसका काल विभाजन आपको याद ही होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रीति है, रीति का अर्थ क्या होता है, रीति किसको बोलते हैं। तो रीति का यदि हम अर्थ की बात करें तो रीति का अर्थ होता है कि कोई मार्ग या पथ कह दो, मार्ग पथ या कोई शैली कह सकते हो आप उसको, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीति। लेकिन यहाँ पे रीति का अर्थ क्या होता है, तो रीति का यहाँ पे अर्थ ये होता है कि यदि हम इसकी परिभाषा देखें, क्या देखें, परिभाषा। परिभाषा में क्या है, यानी जो छंद, अलंकार, रस, गुण, दोष, रीति, ये हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो इनकी आदि की विवेचना करते हुए लिखे गए जो ग्रंथ है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। और ये रीति ग्रंथ जिस समय में लिखे गए, जिस काल में लिखे गए, उसको रीति काल कहते हैं, ठीक है। यानी रीति काल के ग्रंथ जो होते हैं उसमें आपको अधिकतर देखो छंदों को ध्यान में रखा गया, अलंकार को ध्यान में रखा गया, रस को ध्यान में रखा गया, गुण, दोष, ये सब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दोष, रीति, इन सब को ध्यान रखिए, इनके इर्द गिर्द इनको माध्यम बना के, इनको ही ध्यान में रखते हुए, इनकी विवेचना, कम ज़्यादा, सही गलत, इस सब की विवेचना करते हुए जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उस समय, उन ग्रंथ को क्या कहा गया, रीति ग्रंथ कहा गया। और ये जिस काल में लिखे गए उसको रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। यानी ये इन सब की प्रधानता है रीतिकाल के अंदर। इसमें भाव पक्ष का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए इसको रीति ग्रंथ कहा जाता है। अब हम देते हैं कि इसका नामकरण यानी रीतिकाल का नामकरण विद्वानों ने क्या कह दिया है। तो नामकरण देखे तो एक ने तो रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। आपसे पूछिए रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है। अगर वो आपसे पूछे रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है, रीति काव्य किसने कहा है, या वो आपसे पूछे कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, अलंकृत काल, या फिर आपसे पूछे कि श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले कौन है, शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा, रीतिकाल किसने कहा। तो हमने गिरियर्सन का जब काल विभाजन पढ़ा तब हमने देखा था कि गिरियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा है, रीति काव्य, गिरियर्सन हो गया। अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल। और श्रृंगार काल किसने कहा, तो श्रृंगार काल का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल का है, ठीक है ना। इसमें ये ट्रिक तो क्या, ये हम लोग पहले ट्रिक याद कर चुके हैं ना। अब हम देखेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक किन किन कवियों को माना है और किस किस ने माना है, ठीक है। प्रवर्तक, एक तो रीतिकाल का जो प्रवर्तक कृपाराम को माना जाता है, किसको, कृपाराम को। ये क्री के बाद याद रखना क्री कैंची याद रखना, ठीक है। तो क्री से कृपाराम, के से केशव दास, एक ने केशव दास को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, और एक ने माना है चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है, सबसे पहले कृपाराम को किसने माना, उसका नाम नहीं मिलता है। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक जो माना है वो माना है, केशव दास को माना है न से नगेंद्र, किसने माना है, नगेंद्र ने माना है। क्यों माना, क्योंकि ये व्यक्तित्व समृद्धि के कारण माना।
क्या मतलब का मतलब ये हुआ कि केशवदास जो थे ना उस समय सबसे पहले इतने ऐसे समृद्ध व्यक्ति थे जो रीति से समृद्ध ग्रंथ लिखने में बड़े समृद्ध व्यक्ति थे। जैसे कि अलंकार छंद वगैरह को ध्यान में रख के लिखने की जो कला जो थी ना वो सबसे ज़्यादा केशवदास में दिखती थी। इसलिए नगेंद्र ने कहा कि रीति के ग्रंथ लिखने में ये आदमी उसमें सबसे पहले समृद्ध यही था। इसलिए रीतिकाल को नगेंद्र ने पहला या प्रवर्तक माना है केशवदास को। ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल ने माना। शुक्ल ने माना। क्यों माना शुक्ल ने? शुक्ल ने कहा कि ये जो कृपाराम और केशवदास इनकी रचनाओं के बीच में बहुत लंबा गैप पड़ गया था। लेकिन जब से चिंतामणि त्रिपाठी जी ने लिखना शुरू किया है 1643 ईस्वी के बाद, तो उसके बाद में ये रीतिकाल के ग्रंथ है ना ये एकदम कंटिन्यू आ रहे हैं। बीच में कोई समय ज़्यादा नहीं रहा है, लगातार आ रहे हैं। इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानना उचित है कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से क्या मतलब ये कि जब से चिंतामणि ने जो ये रीति ग्रंथ लिखने शुरू किए उसके बाद बिल्कुल कंटिन्यू लिखते ही आ रहे सारे। फिर बीच और भी कवि आए तो साथ में एकदम कंटिन्यू लिखते आ रहे। लेकिन ये जो कृपाराम ने जो लिखना शुरू किया था वो किया था आपके 1541 ईस्वी में। कृपाराम को जो रचनाकाल कब माना जाता 1541 ईस्वी में। उसके बाद से बीच में किसी ने नहीं लिखा। फिर आगे केशवदास जी आए, उन्होंने केशवदास जी ने जो लिखने शुरू की वो आगे कही कब 1555 में इन्होंने लिखना शुरू किया। तो अब आप बताओ कि 41 और 55 के बीच में गीता कितने साल का गैप पड़ गया है ना। 9 5 14 साल का गैप पड़ गया। और फिर जब 1655 में केशवदास जी ने लिखा, केशवदास जी और यहाँ इसके बीच में देखो कितना सारा गैप पड़ गया। ठीक है ना। इस तरह से ये नहीं माना। शुक्ल ने जब से ये 1643 से बताया उसके बाद में इतना गैप है ही नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू लिखे जा रहे ग्रंथ। इसलिए शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना सही कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, यानी केशवदास की चिंतामणि के बाद में ये जो रीतिकाल की जो परंपरा है ना ये अखंडित है, अखंड है, यानी लगातार चली आ रही है, जबकि उनके बीच में ऐसा नहीं है। तो समझ में आया। कृपाराम को किसने बताया ये तो नहीं पता, लेकिन क्यों बताया कि सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा था कृपाराम नहीं लिखा था 1541 ईस्वी में। केशवदास को पहला कवि रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना? नगेंद्र ने माना है केशवदास को। क्यों? क्योंकि उस समय रीति ग्रंथ लिखने में समर्थ व्यक्ति कौन था? केशवदास ही थे। और शुक्ल ने किसको माना? चिंतामणि त्रिपाठी को। अब देखेंगे हम रीतिकाल के कवियों का विभाजन। रीतिकाल के कवियों का विभाजन करेंगे। ठीक है। विभाग कैसे? सबसे पहले एक तो शुक्ल ने किया था। शुक्ल ने इसका विभाजन कैसे किया? तो बहुत सारे कवियों ने विभाजन कर लिया, हमें महत्वपूर्ण देखना है। शुक्ल ने इसको 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में शुक्ल ने बांटा था। एक तो उनको बांटा रीति, एक का नाम लगा रीति ग्रंथकार। इसमें उन्होंने 57 कवियों को शामिल किया था, ये रीति ग्रंथकार। दूसरे में लिया था अन्य कवि। 2 नंबर पे जो है ये मोस्ट है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। 1, 2 और 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले क्या किया? एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध, एक रीति मुक्त। इन 3 धाराओं में या 3 भागों में बांटा है किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आपको जो सवाल आप पूछे जाएंगे वो यहीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीतिबद्ध कौन से कवि है। रीतिबद्ध कवि कौन से हैं वो आपसे पूछेगा। प्रश्न ये आएगा कि कौन सा रीतिबद्ध है और कौन सी रीति सिद्ध है और कौन सी रीति मुक्त है। तब आपको देखो यहाँ से अगर आप ट्रिक से याद कर लोगे ना तो फिर आपका कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखो केस दे मती भिखारी दो पति। केस दे मती भिखारी दो पति। केस दे मती भिखारी दो पति।
याद हो जाएगा। केस दे मती भिखारी दो पति, केस दे मती भिखारी दो मती, केस दे मती भिखारी दो पति, केस दे मती भिखारी दो पति, ये ट्रिक होगी। और पति से है ना, ये जो पति है ना, प से निकालना पद्माकर, पद्माकर क्या बना, दुल्हे, पद्माकर क्या बना, दुल्हे बन गया। ठीक है, आगे भूषण अमीर हो गया, भूषण क्या हुआ, अमीर, भूषण अमीर हुआ तो चिंता करे, चिंता करे रसलेन, भूषण अमीर चिंता करे रसलेन, भूषण अमीर हुआ तो चिंता करे रसलेन। एक याद रखना, जसवंत, जसवंत। ठीक है, ये इतनी, ये कवि जो है ये रीतिबद्ध है। तो केस दे मती भिखारी दो पति, केस दे मती भिखारी दो पति, केस दे मती भिखारी दो पति, पर से पद्माकर क्या बना, दुल्हे। और भूषण अमीर हुआ तो चिंता करे कौन, रसलेन, भूषण जब अमीर हुआ तो चिंता करे रसलेन। अब इनको जमाते हैं, देखो केस से याद रखना केशव दास, केशव दास, देव से याद रखना देव, देव, मती से याद रखना मतीराम, भिखारी से भिखारी दास, भिखारी दास। दो पति से याद रखना, एक पति, दो पति है, एक पति है सेनापति, एक सेनापति और एक कुलपति, एक सेनापति और एक कुलपति। पद्माकर से तो पद्माकर है ये, दुल्हे से दुल्हे कवि दुल्हे, और भूषण से तो भूषण है ये, अमीर से अमीर, चिंता से याद रखना चिंतामणि, चिंता से कौन है, चिंतामणि। और रसलेन से कौन है, रसलेन। जसवंत से जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ठीक है, ये कवि हैं आपके किसमें, रीतिबद्ध के अंदर आते हैं ना। केस दे मती भिखारी दो पति, केस दे मती भिखारी दो पति, पर से पद्माकर दुल्हे हुआ और भूषण अमीर हुआ और चिंता करे रसलेन। जस रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में विश्वनाथ ने रखा है बिहारी को, किसको रखा है, बिहारी को, बिहारी को रखा है। ठीक है, ठीक है, विश्वनाथ ने रीति सिद्ध में किसको रखा है, बिहारी को रखा है। जबकि नगेंद्र ने ना, नगेंद्र ने बिहारी को किसमें रखा है, नगेंद्र जब अपना वर्गीकरण किया उसमें नगेंद्र ने बिहारी को, नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध में रखा। ये ध्यान रखना कि नगेंद्र के अनुसार बिहारी रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध, तो नगेंद्र के अनुसार बिहारी रीतिबद्ध है, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार बिहारी क्या है, रीति सिद्ध है। ये ध्यान रखना। रीति मुक्त में देखो कौन है, कि घना बौद्धा, घना बौद्धा, घना बौद्धा ठाकुर, घना बौद्धा ठाकुर आ और रस दे, घना बौद्धा ठाकुर आ रस दे, घना बौद्धा ठाकुर आ रस दे। क्या मतलब, घना से याद रखना घना नंद, बौद्धा से कवि बौद्धा है। ठीक है, आ से याद रखना आलम, और ये ठाकुर है, ये बौद्धा है, ये आलम है। रस से याद रखना रस खान, याद रखना ये रस खान है। और उसमें हमने रीतिबद्ध में जो पढ़ा था वो कौन था, रसलीन था। और देव से याद रखना ये भी देव है लेकिन ये द्विज देव है। ठीक है ना, ये कौन है, द्विज देव। एक देव हमने बद्ध में पढ़ा वो सिर्फ देव है, मुक्त वाला ये द्विज देव है। ठीक है ना, ये रीति मुक्त के अंदर आते हैं। ये तीनों को ट्रिक से मैंने इसलिए याद करवाया क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कौन सी रीतिबद्ध है, कौन सी रीति सिद्ध है, कौन सी रीति मुक्त है। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ में देखो क्या लिखोगे, ये ल है, यहाँ से देखना, देखो एक नंबर में यहाँ से लक्षण प्रधान, लक्षण प्रधान, लक्षण प्रधान ग्रंथों की अधिकता, अधिकता यानी कि इस समय जो ग्रंथ लिखे गए ना उसमें अधिक लक्षणों को माध्यम बनाया गया, लक्षणों की प्रधानता वाले ही ग्रंथ लिखे गए। तो ल से लक्षण प्रधान ग्रंथों की क्या अधिकता। और का से याद रखना कला पक्ष, कला पक्ष हावी, कला पक्ष हावी। और भाव पक्ष, भाव पक्ष, भाव पक्ष कमजोर। कला पक्ष को ज्यादा ध्यान रखा गया, इसमें भाव का बिल्कुल ध्यान नहीं है, भाव पक्ष को ध्यान नहीं रखे गए इन ग्रंथों में, भाव पक्ष के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ कला पर देखिए छंद अलंकार आदि इन कलाओं को ध्यान में रखा गया। तो ये सबसे बड़ी बात ये होगी। तीसरी बात है दरबारी,
तीसरी बात याद रखना, ये दरबारी संस्कृति का चित्रण मिलता है कि जो भी कवि राजाओं के दरबार में रहते थे अपने राजाओं के दरबार से संबंधित ही लिखा है, तो दरबारी संस्कृति का क्या गया चित्रण, तो यहाँ भी दरबारी संस्कृति का चित्रण मिलता है। चौथी बात, दरबारी संस्कृति का लिखा है तो सीधी सी बात है उनकी प्रशंसा लिखित होगी, तो प्रशंसात्मक काव्य, तो यानी प्रशंसात्मक जो काव्य लिखा गया। पांचवी बात यार प से याद रखना, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया। सिर्फ प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण, प्रकृति के उद्दीपन का ही चित्रण किया गया। छठा में क्या है, नारी चित्रण किया गया, ठीक है। और सातों है तो नारी चित्रण है तो सीधी सी बात है कौन सा रस का प्रयोग होगा, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। और आठ में याद रखना इसकी जो भाषा आपसे पूछे तो भाषा कौन सी है दिखती, ब्रज। और नौ में याद रखना छंद, यहाँ सर्वाधिक छंद जो थे ना वो एक तो आपके कवित सर्वाधिक थे, कवित और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया। और 10 में याद रखना ये मुक्तक प्रबंध काव्य लिखे गए, ठीक है। ये ब्रज भाषा में लिखे गए। रस श्रृंगार, नारी चित्र में नारी की अगर बातें हो रही तो श्रृंगार रस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेम प्रसंग वगैरह इस तरह से कविता और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया। मुक्तक प्रबंध काव्य थे, प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण मिलता है। और प्रशंसात्मक काव्य लिखे क्योंकि दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ। और लक्षण प्रदान करें तो बोला ये वो महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण ये है इसमें कला पक्ष हावी था को ध्यान में रखा गया है, जबकि भाव पक्ष को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, ये सबसे बड़ी इनका